अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो टॉपिक है हाइपरथर्मिया इन पीडियाट्रिक्स, यानी बच्चों में जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाना। कब हम कहेंगे कि बच्चों में इसका दर्जा हरारत ज़्यादा है बॉडी का? जब अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो 37.5 सेंटीग्रेड से ऊपर हो, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99.5 यानी 99.5 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो तो हम कहेंगे हाइपरथर्मिया है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं जब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो सबसे पहली रीज़न है कि ये आप रूल आउट कर लें, यानी देख लें बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी किस्म का उसके अंदर जरासीम तो नहीं चला गया जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको हाइपरथर्मिया हो रहा है। और दूसरा ये रूल आउट कर लें बच्चे में पानी की कमी तो नहीं है, वो सही से पानी पी रहा है। अगर बच्चे में पानी की कमी होती है तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में हाइपरथर्मिया हो जाता है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि छोटे बच्चों को अक्सर माएँ जो हैं बहुत ज़्यादा कपड़े लपेट देती हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े लपेटने की वजह से उनकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी गर्म हो जाती है। ओवर रैपिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बच्चों के ऊपर लपेट देना या दे देना, उन्हें कवर करना भी हाइपरथर्मिया की एक काज में आता है। अगर डिलीवरी के टाइम पर मामा को, उसके बच्चे की माँ को वो फ़ीवर हो तो ऐसी सूरत में भी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। ये थी हाइपरथर्मिया की काजेज़। और अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। अगर हाइपरथर्मिया हो, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो इससे क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी, क्या इससे हमें नताइज हासिल हो सकते हैं, वो किस तरह के होंगे? सबसे पहली बात ये है कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बच्चे के दिमाग के जो सेल्स हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। पहले तो वो इस टेम्परेचर की वजह से बीमार होंगे, और अगर ये टेम्परेचर मेंटेन रहा, ज़्यादा ही रहा, तो दिमाग के सेल मरना शुरू हो जाएंगे। एक बात आपको बताते चलूँ कि दिमाग के सेल अगर एक बार मर जाएं तो ये दोबारा ग्रो नहीं करते। जो एक बार ख़त्म हो गया वो हो गया। तो इसलिए अक्सर आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द ये बात सुनी होगी कि जब ये छोटा था इसे बुखार हो गया, इसलिए ये अब इस तरह का हो गया है, जिसे हमारी ज़ुबान में अल्लाह वाला भी कहा जाता है। तो ये जो है इस तरह का हो गया है। तो हाइपरथर्मिया की वजह से न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं। सांस की रफ़्तार ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो सकती है। सांस की रफ़्तार तेज़ होने की वजह से बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, तो इसकी वजह से रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होने का भी चांस हो सकता है। टैकीकार्डिया यानी हार्ट की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी, हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से धड़केगा। डिहाइड्रेशन हो सकती है हाइपरथर्मिया की वजह से। डिहाइड्रेशन इसलिए हो सकती है, यानी पानी की कमी इसलिए हो सकती है कि जब बच्चा सांस ले रहा होता है तो बार बार हवा अंदर लेकर जाता है और बाहर निकालता है। जो हम हवा अंदर लेकर जाते हैं वो हवा खुश्क होती है, जिसे ड्राई एयर कहते हैं। हमारा खून उसको मॉइस्ट करता है, और वो खून से जो पानी यूज़ होता है उसकी वजह से वो जो हवा होती है वो जो होती है मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से बार बार ड्राई एयर अंदर जाना और उसको मॉइस्ट करने की वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हुआ होता है, इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। हीट एवेपोरेट हो रही होती है, इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। हाइपरथर्मिया में कोमा हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। इससे किस तरह बचा जा सकता है? इसकी क्या मैनेजमेंट है? इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है, ट्रीट अंडरलाइन काज को ट्रीट करें। जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वो वजह ख़त्म करें। सबसे पहले उस वजह का इलाज करवाएं। अगर वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ओवर रैपिंग की हुई है तो कपड़े उसके बस उतने पहनाएं जितने उसको ज़रूरत है। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दें। अगर पैरासाइटिक अकॉर्डिंग टू डैट के उसको किस टाइप का इन्फेक्शन है उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करें। डिहाइड्रेशन है तो उसे फ्लूइड्स दें, और अगर मैटरनल फ़ीवर की काज थी तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करें। और स्पॉन्ज बाथ, लाइक जो हमारी ज़ुबान में बोला जाता है, पानी की पट्टियाँ करें, ठीक है, उसे स्पॉन्ज बाथ कहते हैं। वो उसको स्पॉन्ज बाथ
करें, उससे भी उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और फीवर को लो करने के लिए, बिकॉज़ हाइपरथर्मिया यानी फ़ीवर की वजह से न्यूरॉन डैमेज होते हैं, इट्स अ बिग लॉस। न्यूरॉन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आप उसे पैरासीटामोल दें, जिसकी डोज़ है 5 से 10 mg पर kg एवरी 4 आवर, ठीक है। ये डोज़ जो है एक डॉक्टर ही कैलकुलेट कर सकता है। प्लीज़ इसके लिए किसी डॉक्टर से रुजू करें, या आपको खुद समझ है तो आप फिर उसको इस डोज़ को कैलकुलेट करके बच्चे के वज़न के हिसाब से ये डोज़ देनी है। ज़्यादा डोज़ नहीं देनी, इसकी वजह से पैरासीटामोल पॉइजनिंग की वजह से लीवर फेल हो सकता है, यानी जिगर काम करना छोड़ सकता है, इसलिए इसे एहतियात से देना होता है, इसकी मिकदार में देना होता है, इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं होने देनी होती। तो इसलिए इसकी जो डोज़ है, मिकदार है, वो 5 से 10 mg पर kg एवरी 4 आवर है। तो आप प्लीज़ इसको डोज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपको नहीं आता डॉक्टर से रुजू करें। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि डोज़ ध्यान से कैलकुलेट करें, ठीक है। वो एक छोटा सा बेबी और उसका नाजुक सा लीवर, वो किस तरह इस डोज़ को मेंटेन करेगा। अगर डोज़ ओवरडोज़ हो जाएगी तो किसी भी मुश्किल की ज़रूरत में कि आप किसी भी डॉक्टर से रुजू करें। और अगर आपको डोज़ कैलकुलेट नहीं करने आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिस्पांस दे दूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, या मेरी वॉइस पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और हर चाइल्ड बेरिंग एज मदर्स के साथ, यानी उन औरतों के साथ शेयर करें, उनको सुनवाएं जिन्होंने जो इस चाइल्ड बेरिंग एज में हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर रही हैं, ताकि ये उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।